स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो आज हम काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं क्योंकि अभी दीपावली भी थी और भी काफ़ी सारे हमारे फेस्टिवल आते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा जो शेड्यूल होता है वो हमारा बिजी हो जाता है। तो आप भी काफ़ी बिजी रहे होंगे और आपने काफ़ी एंजॉय किया होगा। लेकिन अब समय आ चुका है क्योंकि आपके एग्ज़ाम में भी काफ़ी टाइम जो है कम बचा हुआ है और आपके एग्ज़ाम भी आने वाले हैं। काफ़ी सारे लोगों को तो आने वाले हैं क्योंकि जो अलग अलग यूनिवर्सिटी है उनका अलग अलग टाइम टेबल रहता है। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि आईजीपीवी वालों के जो है एग्ज़ाम आने वाले हैं, बाकी एकेटीयू या जो अदर यूनिवर्सिटी हैं उनके थोड़े टाइम बाद हो जाएंगे। तो लेकिन ये जो समय है वो एग्ज़ाम आने ही वाले हैं, अब सभी के ही आने वाले हैं क्योंकि टाइम काफ़ी कम बचा हुआ है। तो उसके हिसाब से जो सिलेबस है हमारा वो तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। तो 3 जो सब्जेक्ट है वो मैं सारे के सारे कंप्लीट कर चुका हूँ और नोट्स भी मैंने आपको दे दिए हैं जो टेलीग्राम पे डले हुए हैं। और इसके अलावा जो हमारा एक सब्जेक्ट है 703 फार्मेसी प्रैक्टिस, तो इसमें हमारी केवल एक यूनिट बची है, वो है यूनिट नंबर 5। तो 4 यूनिट मैं इसमें भी कंप्लीट करा चुका हूँ, हैंड रिटन आपको नोट्स दे चुका हूँ, शॉर्ट भी हैं और एग्जाम के हिसाब से जो है काफ़ी उसमें मैंने लिखा हुआ है और ज़्यादा लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती क्योंकि एग्जाम में जो है सारे के सारे जो सिलेबस है उसमें से पूछा जाता है, कोई भी एक चीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा नहीं पूछी जाती है। तो उसके हिसाब से मैंने जो नोट्स अपने प्रिपेयर करके आपको दे दिए हैं। और यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं फार्मेसी प्रैक्टिस की यूनिट 5 की, जिसमें हमें जो है कुछ ही लिमिटेड चीज़ें पढ़नी है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो जैसे हमारा किसी भी हॉस्पिटल में जो है ड्रग स्टोर मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, यानी कोई भी फार्मेसी स्टोर होता है हॉस्पिटल के अंदर तो उसे जो है कैसे मैनेज किया जाता है, इसके अलावा जो भी वहाँ पे इन्वेंट्री होती है तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, तो उसके बारे में ये जो हमारी यूनिट 5 है इसमें सारी की सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो घुमा फिरा के कहने का मतलब ये है कि एक हॉस्पिटल के अंदर जो फार्मेसी स्टोर होता है तो उसको कैसे मैनेज किया जाता है, यानी उसमें कोई भी चीज़ खत्म हो रही है तो उसे कैसे परचेज किया जाता है, किस तरीके से सारे शेड्यूल बनाए जाते हैं, कोई भी इमरजेंसी में किसी ड्रग को जो परचेज करते हैं तो वो कैसे जो है परचेज किया जाता है, ड्रग को कैसे स्टोर किया जाता है, यानी अलग अलग टाइप के ड्रग्स होते हैं तो उनकी अलग अलग स्टोरेज कंडीशन होती है। आपने देखा होगा कि जो मलेरिया वगैरह के ड्रग्स होते हैं उनको जो है फ्रिज में जो रखा जाता है, किसी को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रखा जाता है। इसी के हिसाब से जो अलग अलग टाइप के जो मटेरियल्स होते हैं फार्मेसी स्टोर में तो उसकी स्टोरेज कंडीशंस क्या क्या होती हैं। इसके अलावा कोई भी सामान हमें परचेज करना है फार्मेसी के लिए या फिर जो इन्वेंट्री कंट्रोल रहता है तो उनके जो प्रिंसिपल परचेज का जो प्रोसीजर होता है वो क्या होता है, परचेज ऑर्डर क्या होता है, प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिंग क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, रिकॉर्डर क्वांटिटी लेवल एंड मेथड यूज्ड फॉर द एनालिसिस ऑफ ड्रग एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये सारे के सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, तो ये हमारे जो सिलेबस में दिए हुए हैं। यहाँ पे मैं ये सारी चीज़ें आपको नॉलेज के लिए मैं आपको ब्रीफ में बता दूंगा, लेकिन इसमें से पढ़ने वाली कुछ ही चीज़ें हैं, ये सारी की सारी चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं। यूनिट 5 से काफ़ी कम पोर्शन आता है फार्मेसी प्रैक्टिस में। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी उठा के देखोगे तो उसमें काफ़ी जो है कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसमें से कुछ ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो मैं आपको वो मैं आपको जो है बता दूंगा कि आपको बस इतना ही पढ़ना है क्योंकि नोट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो उसके हिसाब से जो आपको सारे के सारे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता दूंगा कि आपको इसमें से क्या क्या पढ़ना है, तो आप उतना ही जो है सिलेक्टेड पढ़ लेना। बाकी मैं आपको ब्रीफ में बता दूंगा कि ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 5 फार्मेसी प्रैक्टिस, और इसको जो आज ख़त्म करने की पूरी कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ड्रग स्टोर की, कि ड्रग स्टोर क्या होता है। इसकी जो है बेसिक डेफिनेशन पूछ ली जाती है 2 नंबर में कभी कभार, ठीक है। तो सारी की सारी जो है डेफिनेशन तो नहीं आ जाएंगी जितनी भी दी हुई है, कभी कभार चांसेज हैं, तो आप जो बेसिक चीज़ें वो आप पढ़ लिया करो। जैसे कि चैप्टर के बारे में जो क्या चीज़ें दी हुई हैं, जैसे कोई भी यूनिट है तो उसमें जो चैप्टर है तो उसमें क्या दिया हुआ है, जैसे ड्रग स्टोर मैनेजमेंट और इन्वेंट्री कंट्रोल दिया हुआ है। तो ड्रग स्टोर क्या होता है, ये जो बेसिक डेफिनेशन है ये आपको पता होना चाहिए, है ना। इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है, इसकी डेफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए। तो इसके हिसाब से जो है पढ़ाई की जाती है। तो 2-2 नंबर के लिए आपको ये जो छोटी छोटी डेफिनेशन है वो आपको पता होनी चाहिए। अब ड्रग स्टोर बताने की जरूरत नहीं है कि ड्रग स्टोर होता क्या है, आप में से हर कोई जानता है कि ड्रग स्टोर क्या होता है। ड्रग स्टोर होता है, या उसे हम फार्मेसी बोलते हैं, कम्युनिटी फार्मेसी बोलते हैं, केमिस्ट शॉप बोलते हैं, रिटेल शॉप बोलते हैं, जहाँ पे जो है दवाइयाँ जो है बेची जाती हैं। कोई भी जो है प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर लिख के देता है तो हम जो पर्चा लेके जाते हैं फार्मेसी स्टोर पे जाते हैं, ठीक है, जैसे हम मेडिकल शॉप बोलते हैं, तो वही होता है हमारा ड्रग स्टोर। अब ये क्या अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे क्या हॉस्पिटल में, ठीक है, तो हमारा हॉस्पिटल फार्मेसी स्टोर हो गया, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई बाहर मार्केट में तो वो रिटेल हो गया, यानी केमिस्ट रिटेल शॉप हो गई। इसके अलावा कोई कम्युनिटी फार्मेसी है, ठीक है, तो उसमें जो अलग मेडिकल स्टोर होता है। तो इसके हिसाब से क्या अलग अलग जो मेडिकल स्टोर होते हैं तो उनके अलग अलग नाम होते हैं, अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से। तो इसी को हम जो है ड्रग स्टोर बोलते हैं। स्टोर तो स्टोर ही होता है, और जहाँ पे ड्रग को स्टोर किया जाए, दवाइयों को स्टोर किया जाए, तो हमारा ड्रग स्टोर हो गया। ये इसकी एक बेसिक सी जो है डेफिनेशन है, जहाँ पे क्या है जो प्रिस्क्राइब ड्रग रहते हैं तो उनको जो है डिस्पेंस किया जाता है, यानी जो भी पर्चे आते हैं उनके पास तो बस दवाइयों को डिस्पेंस करके देना रहता है। ये काम रहता है हमारे ड्रग स्टोर का, ठीक है। तो ये इसकी बेसिक जो है डेफिनेशन होगी, मैं इसे अंडरलाइन कर देता हूँ
तो आप जो है इसको लर्न कर लेना। तो ये आप बस इतनी सी डेफिनेशन याद कर लेना, ये सफिशिएंट है, क्योंकि आपको बस बताना है कि ड्रग स्टोर क्या होता है। ठीक है, तो बस इतनी सी डेफिनेशन आपको याद करनी है। ये आप लिख देना 2 नंबर में अगर पूछी जाती है तो। ठीक है, इसके अलावा और भी आप चीज़ें लिख सकते हो, जैसे जो प्रिस्क्रिप्ट यानी जो प्रिस्क्राइब जो ड्रग रहते हैं उनको जो डिस्पेंस किया ही जाता है। साथ में क्या है, जो हमारे ओवर द काउंटर ड्रग्स रहते हैं उनको भी जो है दिया जाता है। यानी किसी को बुखार आ रहा है हल्का फुल्का, तो वो जाएगा मेडिकल स्टोर से, वहाँ से जाके क्या है वो ड्रग जो खरीद लेगा, कोई भी पैरासीटामोल वगैरह। ठीक है, तो इसे हम जो बोलते हैं ओवर द काउंटर ड्रग्स। तो वो भी क्या है ऑफर करते हैं, यानी जो मेडिकल शॉप होती है तो ये क्या ओवर द काउंटर जो ड्रग्स होते हैं उन्हें भी जो है प्रोवाइड कराती हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हो गई, तो इसके बारे में जो है आपको बस लिखना रहता है, छोटी मोटी चीज़ें आपको बस बतानी है। ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें कि आपके समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और जो जो टिपिकल जो फार्मेसी स्टोर होता है, यानी एक जो आम जो फार्मेसी स्टोर होता है जो हम देखते हैं बेसिकली, ठीक है, तो एक तरह का ये कमर्शियल एरिया रहता है। ठीक है, जहाँ पे क्या है हमारी जो कम्युनिटी है वो ज़्यादातर रहती है, जहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं वहाँ पे क्या है एक तरह का ये स्टोर रहता है। इसके अलावा जो हॉस्पिटल रहते हैं तो उनके पास भी क्या है मेडिकल स्टोर रहते हैं। ठीक है, जिसमें क्या है दवाइयों को जो है प्रिक्योर किया जाता है, स्टॉक किया जाता है दवाइयों को, है ना। इसके अलावा जो डिस्ट्रीब्यूशन रहता है ड्रग्स का पूरे हॉस्पिटल में किया जाता है। जितने भी डिपार्टमेंट रहते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट रहते हैं, तो उनमें क्या है जो है दवाइयों को जो है डिस्पेंस किया जाता है, उन्हें जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ये बेसिक सा ड्रग स्टोर क्या होता है ये आपके समझ में आ गया होगा। इसी तरह से आपको छोटी छोटी चीज़ें इसमें पढ़नी है। बेसिक डेफिनेशन आपने देखी, पॉइंट बना के भी लिख सकते हो आप, जिससे कि आपकी ज़्यादा लाइनें भी भर जाएंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे कि ऑर्गेनाइजेशन क्या रहता है ड्रग स्टोर का। तो जो ऑर्गेनाइजेशन रहता है तो वो क्या है, जैसे किसी हॉस्पिटल के अंदर अगर कोई मेडिकल शॉप है, ठीक है, तो उसमें क्या है वो सेकेंडरी हो गया हमारा, यानी वो सब ऑर्गेनाइजेशन हो गया। तो मेन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही वो आ जाता है हमारा। ठीक है, तो उसमें क्या है बेसिकली ड्रग्स को जो है पहले इंस्पेक्ट किया जाता है, उसे अप्रूव किया जाता है, और फिर जो है ड्रग्स को जो है स्टॉक किया जाता है हॉस्पिटल के अंदर। ठीक है, जो मेडिकल शॉप होती है। तो बेसिकली क्या है उसमें कुछ स्टेप रहते हैं, जैसे ऐसे तो है नहीं कि कोई भी जो ड्रग है वो जो हॉस्पिटल के अंदर इस्तेमाल कर लिया जाएगा। तो एक प्रोसीजर होता है पूरा, जिसमें क्या होता है कि जो भी नया ड्रग जो हॉस्पिटल में यूज करना है तो वो क्या है मेडिकल शॉप से ही लिया जाएगा जो हॉस्पिटल के अंदर होगी। तो उसमें क्या है पहले ड्रग को जो इंस्पेक्ट किया जाता है अच्छे तरीके से, उसकी जांच की जाती है, फिर उसे अप्रूव करके तब उसे जो है स्टॉक करने की परमिशन दी जाती है, जो भी हॉस्पिटल के अंदर फार्मेसी स्टोर रहता है। तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, सब ऑर्गेनाइजेशन रहती है। इसके अलावा बाकी वही रहता है, इसका काम क्या रहता है कि जो भी मेडिकल शॉप होती है हॉस्पिटल के अंदर, तो वो क्या है रेगुलर जो फ्लो रहता है मेडिसिन का, जो मटेरियल्स का जो भी रहता है, तो उसको जो है प्रॉपर बना रहे, तो ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन रहता है। ऑब्जेक्टिव की हम बात करें तो सिंपल सा है। ठीक है, कि जितने भी ड्रग्स रहते हैं उनको स्टॉक करना। ठीक है, और जो भी रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे हॉस्पिटल के अंदर जैसे सर्जिकल ग्लव्स वगैरह की यूज होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें यूज होती हैं, जैसे नेबुलाइजर वगैरह हो गए, तो ये सारे के सारे जितने भी एसेसरी रहती हैं मेडिसिन के अलावा, ठीक है, तो वो सारी की सारी चीज़ें भी क्या स्टॉक की जाती हैं हॉस्पिटल के अंदर जो मेडिकल शॉप रहती है। इसके अलावा ड्रग्स को प्रिक्योर करना अलग अलग सोर्सेज से, इसके अलावा सप्लाई करना अलग अलग जितने भी डिपार्टमेंट रहते हैं हॉस्पिटल के अंदर, वहाँ सभी के पास क्या है ड्रग की सप्लाई बराबर बनी रहे, तो इसका ऑब्जेक्टिव रहता है। साथ में क्या है जो ड्रग को स्टोर करना, कोई भी अगर रिसर्च वर्क चल रहा है तो वहाँ पे जो ड्रग्स को स्टोर करने की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो काम भी करना रहता है। इसके अलावा क्या है जो रिकॉर्ड्स वगैरह रहते हैं और ड्रग से रिलेटेड कोई भी अगर इश्यू है तो उनको जो है प्रिजर्व करके रखना। साथ में क्या है जो रिसिप्ट रहती हैं और जो भी ड्रग जो इश्यू किए गए हैं, जो डिस्पेंस किए गए हैं, तो उनकी जो रिसिप्ट वगैरह रहती हैं उनको भी मेंटेन करना। साथ में क्या है जितने भी अलग अलग ऑपरेशंस रहते हैं, ठीक है, जैसे क्या है रेवेन्यू वगैरह कितना आया, कितना जनरेट हुआ, कितनी कमाई हुई, कितना खर्चा हो गया, तो वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये इसका ऑब्जेक्टिव रहते हैं ड्रग स्टोर के, ये इनके फंक्शन रहते हैं। तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव। इसके अलावा नेक्स्ट हम लेआउट की बात करें तो लेआउट के बारे में आपको ये पूरी की पूरी थ्योरी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं इस पर क्रॉस लगा देता हूँ, ये सब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे लेआउट वगैरह पूछी जा रही है तो ये यहाँ पे मैंने लेआउट बना दी है। साथ में मैंने कई बार जो है लेआउट के बारे में मैंने आपको बताया है, मैंने अलग अलग आपको नोट्स प्रोवाइड कराए थे पहले भी, तो उसमें मैंने आपको एक बेसिक लेआउट दिया था, तो उसको भी आप बना सकते हैं। ये आपके समझ में आ रहा हो तो आप जो ऐसे भी जो है बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सारा का सारा इतना लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको क्या है किस तरह की लेआउट बना देनी है। ठीक है, जहाँ पे क्या है हमारे स्टोरेज होंगे अलग अलग, यहाँ पे क्या है पेशेंट के बैठने का एरिया होगा, बाकी डिस्पेंसिंग काउंटर होगा, वो सारी की सारी चीज़ें आपको बना देनी है। तो पिछली बार मैं आपको काफ़ी बार दे चुका हूँ बना के, तो वहाँ से आप देख लेना। ठीक है, जैसे मैंने कम्युनिटी फार्मेसी पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो एक बेसिक जो आइडियल जो है डिस्पेंसिंग स्टोर रहता है, जो मेडिसिन स्टोर रहता है, तो वो कैसा होता है, तो उसकी लेआउट आप देख लेना और उसकी जगह पे आप बना सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो मटेरियल्स रहते हैं, तो कितने टाइप के जो मटेरियल्स हैं उनको जो स्टॉक किया जाता है फार्मेसी के अंदर। तो जो मटेरियल्स रहते हैं वो अलग अलग टाइप के रहते हैं, यानी अलग अलग टाइप की दवाइयाँ रहती हैं, इंजेक्शन रहते हैं, तो सबको जो है उनके हिसाब से जो है अरेंज करके और उनके जो टेम्परेचर वगैरह रिक्वायर्ड रहते हैं तो उसके हिसाब से उन्हें अलग अलग स्टोर किया जाता है। तो ये भी क्या एक टेक्निक रहती है, ऐसे ही सब चीज़ों को नहीं रख दिया जाता है।
तो जैसे हमारे कैप्सूल हो गए, टैबलेट हो गए, लिक्विड डोजेज फॉर्म हो गए, इंजेक्शन हो गए, तो इनको जो स्टोर किया जाता है। साथ में जो एंटीबायोटिक्स रहती हैं, जो बायोलॉजिकल एंटीबायोटिक्स रहती हैं, ठीक है, तो उनको क्या है रेफ्रिजरेटर में जो है उन्हें जो है स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नार्कोटिक्स की, ठीक है, और जो हमारे साइकोट्रोपिक जो सब्सटेंसेस रहते हैं तो उनको जो है लॉक करके रखा जाता है, एक ताले के अंदर उन्हें बंद करके रखा जाता है, क्योंकि ये नार्कोटिक ड्रग होते हैं तो वो थोड़े ज़्यादा उनका असर रहता है और लोग क्या है नशे वगैरह के लिए यूज कर लेते हैं। इसलिए क्या है ये जो एक प्रॉपर जो प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से या फिर जो परमिशन होती है उनके हिसाब से जो है इन ड्रग्स को दिया जाता है, ऐसे किसी को नहीं दे दिया जाता है। इसके अलावा जो पॉइजन्स रहते हैं, ठीक है, तो उनको जो है क्लोज जो रैक रहती हैं सेपरेट अलग अलग, ठीक है, तो उनके अंदर रखा जाता है और उसे जो है लेबल भी किया जाता है कि इसमें पॉइजन रखा हुआ है, ठीक है, तो उसको अलग जो है स्टोर किया जाता है। इसके अलावा क्या है जो एल्कोहल रहते हैं और जो एल्कोहल कंटेनिंग प्रिपरेशन रहती हैं उनको भी जो अलग से स्टोर किया जाता है। साथ में जो जो बल्क आइटम रहते हैं जो ज़्यादा संख्या में, तो उनको जो है अलग से जो है बॉटम के अंदर जो है यानी जो बॉटम सरफेस रहता है वहाँ पे जो उन्हें स्टोर किया जाता है। इसके अलावा जो वैक्सीन्स और जो थर्मोलेवाइल जो ड्रग्स रहते हैं तो उनको क्या स्टोर किया जाता है और कोल्ड स्टोरेज के अंदर उन्हें जो स्टोर किया जाता है, यानी जो वैक्सीन्स वगैरह रहती हैं तो उनको जो है 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और जो एंटीबायोटिक्स और जो विटामिन रहती हैं जो लिवर प्रिपरेशन जो बनाई जाती हैं, ठीक है, तो उनको जो है कम टेम्परेचर पे रखा जाता है, ठीक है। तो जितनी भी अलग अलग वैक्सीन्स रहती हैं, एंटीबायोटिक्स रहती हैं, तो उनके लिए अलग अलग जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो जैसे हमारे वैक्सीन्स वगैरह हो गए तो उन्हें क्या है 2 से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस तक के बीच में रखा जाता है। जो एंटीबायोटिक्स और विटामिन रहती हैं, ठीक है, तो उनको जो है 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तक जो है इतने स्टोर पे जो है तो इतने टेम्परेचर पे जो है स्टोर किया जाता है। इसके अलावा हम बात करें कि जो कॉस्टली जो महंगे ड्रग्स रहते हैं और जो हमारे प्रिस्क्राइब्ड शेड्यूल एक्स जो ड्रग रहते हैं तो उनको जो अलग से स्टोर किया जाता है और अंडर द लॉक एंड की, ठीक है, तो ये ताले के अंदर उन्हें भी जो बंद करके रखा जाता है। तो ये महंगे ड्रग्स हो गए, पॉइजन्स हो गए, हमारे नार्कोटिक ड्रग हो गए, तो इन्हें क्या है अच्छे तरीके से इन्हें अलग से रैक में रखा जाता है और लॉक करके रखा जाता है ताकि ऐसे कोई भी जो है लेके ना चला जाए या फिर कोई भी जो प्रॉब्लम ना हो जाए। और उसके लिए जो प्रॉपर जो प्रिस्क्रिप्शन रहता है या फिर जो प्रॉपर जो परमिशंस रहती हैं उसके हिसाब से जो उन्हें जो डिस्पेंस किया जाता है। तो स्टोरेज कंडीशन अलग अलग रहती हैं, अलग अलग तरह के मटेरियल्स को यूज़ किया जाता है। तो सारे तरह के मटेरियल्स आपने देख लिए है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टोरेज कंडीशन, ठीक है। तो जो हमारे कोल्ड स्टोरेज रहता है तो वो 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। कूल टेम्परेचर हमारा 8 से 25 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। रूम टेम्परेचर जो हमारा RT टेम्परेचर रहता है। बेसिकली ये हमारी जो स्टोरेज कंडीशन है तो हार्ड ड्रग के ऊपर लिखा रहता है कि इसे जो कोल्ड स्टोरेज के अंदर रखना है या फिर इसे कूल टेम्परेचर के अंदर रखना है या फिर इसे रूम टेम्परेचर के अंदर रखना है, इसे वार्म रखना है या फिर इसे एक्सेसिव हीट देके इसे रखना है, ठीक है। तो हार्ड ड्रग के ऊपर ये चीज़ मेंशन होती है। तो कई बार कोल्ड स्टोरेज लिखा रहता है तो हम उसे क्या करेंगे 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक कोल्ड स्टोरेज में रखेंगे। किसी के ऊपर कूल टेम्परेचर रखा है तो 8 से 25 डिग्री सेल्सियस के अंदर उसे रखेंगे। रूम टेम्परेचर मतलब हमारे जो रूम का जो टेम्परेचर रहता है तो इसके हिसाब से जो वर्किंग एरिया है उसी के हिसाब से हम उसे वहाँ पे स्टोर करेंगे। अगर वार्म जो कंडीशन है उसके लिए बोला है तो 30 से 40 डिग्री सेल्सियस के अंदर उसे रखा जाता है। इसके अलावा कोई ऐसा ड्रग है जिससे जो ज़्यादा हीट की जो ज़रूरत है उसे सही रहने के लिए तो उसे जो है 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर में रखा जाता है। तो ये हमारी स्टोरेज कंडीशन हो गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो हमारा कोल्ड स्टोरेज रहता है तो 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। तो इसमें क्या है कौन कौन सी चीज़ों को स्टोर किया जाता है। एक तो क्या है जो भी स्टोरेज रहता है तो उसमें प्रॉपर थर्मामीटर लगा होता है। इससे क्या जो टेम्परेचर रहता है तो वो प्रॉपरली जो है हमें पता रहता है ताकि कम ज़्यादा होता है तो उससे जो है मेंटेन कर सकते हैं। तो जैसे कुछ हमारे ड्रग्स रहते हैं जैसे इंसुलिन हो गया, सीरा हो गया, होल ह्यूमन ब्लड हो गया, फ्रोजन प्लाज्मा, थ्रोम्बोप्लास्टिन हो गया, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन हो गए। इसके अलावा कुछ हमारी वैक्सीन्स हो गई। तो इनको क्या है फ्रीज नहीं किया जाता है, इन्हें क्या यानी इनको काफ़ी कम टेम्परेचर पे यानी 0 डिग्री या माइनस टेम्परेचर पे इन्हें फ्रीज नहीं किया जाता है। इन्हें जो है 2 से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक इन्हें जो है रखा जाता है। यानी इतना जो है कूल टेम्परेचर होना चाहिए, कोल्ड स्टोरेज होना चाहिए। तो इतने तरह के जो हमारे ड्रग्स रहते हैं उनको जो है इसके अंदर रखा जाता है, ठीक है। इन्हें जो फ्रीज नहीं किया जाता है, इन्हें जमाया नहीं जाता है, इन्हें क्या है इतने टेम्परेचर के अंदर रखा जाता है, ठीक है। और जो फार्मासिस्ट रहता है, जो चीफ फार्मासिस्ट रहता है तो वो क्या समय समय पे आके चेक करता रहता है कि सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो प्रॉपर हैं या नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा स्टोरेज एट कूल टेम्परेचर 8 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें कौन कौन से ड्रग्स आ जाते हैं तो एक हमारी लिस्ट ये आ जाती है। तो इसमें ऐसे ड्रग्स आते हैं जिन्हें कोल्ड स्टोरेज की रिक्वायर होती है 2 से 8 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें आ जाते हैं हमारे सीरा, कुछ हमारी वैक्सीन्स आ जाती है, होल ह्यूमन ब्लड आ जाता है। इसके अलावा कंसनट्रेटेड ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स आ जाती हैं जो 4 से 6 डिग्री सेल्सियस के अंदर रखी जाती हैं। नेक्स्ट हमारी नॉर्मल ह्यूमन प्लाज्मा आ जाता है, फ्रोजन प्लाज्मा आ जाता है। इसी तरह से यहाँ पे जो पूरी लिस्ट दी हुई है तो आप इसे रीड कर लेना। इसमें से आप कुछ एग्जाम्पल जो है याद कर लेना, सारे के सारे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, 5-6 आप याद कर लेना बस काफ़ी है आपके लिए।
इसके अलावा हाँ यहाँ पे जो है लिस्ट बी दी हुई है, तो इसमें क्या है जो भी ड्रग्स होते हैं उनको रिक्वायरमेंट होती है 8 से 25 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। तो इसमें हमारी कुछ एंटीबायोटिक्स आ जाती हैं, तो एंटीबायोटिक्स के ये हमारी दी हुए हैं यहाँ पे क्रिस्टलाइन पेनिसिलिन प्रिपरेशन होगी हमारी, है ना। एक हमारा क्लॉक्सासिलिन प्रिपरेशन होगी, मेथिसिलिन प्रिपरेशन होगी। तो इसी तरह से आप 4-5 एग्जाम्पल लिस्ट बी की एंटीबायोटिक्स के देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं आर्सेनिकल्स, ठीक है। तो आर्सेनिकल्स में हमारे क्या आ जाते हैं, नियो आरफेनेमाइन इंजेक्शन आ जाते हैं, दूसरा हमारा सल्फाज फेनेमाइन इंजेक्शन आ जाते हैं। इसके अलावा एक और हमारा आ जाता है ट्राइपर्सेनाइड इंजेक्शन, ठीक है। तो ये हमारे 3 इसके अंदर आ जाते हैं। फिर हमारी ब्लड प्रिपरेशंस रहती हैं कुछ, जैसे हमारे ड्राइड प्लाज्मा हो गया, तो इसे जो है 20 डिग्री सेल्सियस से कम रखा जाता है। इसके अलावा हमारा ह्यूमन फाइब्रिन फॉर्म हो गया, तो बिलो 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इन्हें जो है 20 डिग्री सेल्सियस से जो है कम टेम्परेचर पे इन्हें जो है रखा जाता है, ठीक है। तो ये हमारे ब्लड प्रिपरेशंस हो गए। हार्मोन प्रिपरेशंस हो गए हमारे, ठीक है। यहाँ पे आपको दिए हैं कोर्टिकोट्रोपिन, ठीक है। इसके अलावा और भी हमारे 2-3 यहाँ पे दिए हुए हैं, तो आप 1-1, 2-2 सबके आप एग्जाम्पल देख लेना, सफिशियंट है। हालांकि ये चीज़ें एग्जाम में बहुत कम चांस है कि ऐसी चीज़ें पूछी जाएँ, फिर भी आप जो थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, क्योंकि कभी कभार बाई चांस पूछ लिया जाए, अगर सिलेबस चेंज कर दें वो एग्जाम का तो अलग बात है, लेकिन अभी तक जो है इसमें से ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछी जाती। इसके अलावा हमारी कुछ विटामिन प्रिपरेशन रहती हैं, ठीक है। तो जैसे हमारे कुछ ऐसे प्रिपरेशंस रहती हैं जिसमें क्या है विटामिन ए, विटामिन बी, B1, B2, ठीक है। तो ये सारी की सारी विटामिन के जो प्रिपरेशंस रहती हैं, तो उनको जो है यहाँ पे जो है स्टोर किया जाता है। फिर हमारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एलेक्सर हो गए, इंजेक्शन हो गए। फिर हमारे विटामिन के इंजेक्शन हो गए, विटामिन के प्रिपरेशंस हो गए, ठीक है। तो इन्हें भी जो है स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट हमारे इसके अलावा भी काफ़ी अलग अलग चीज़ें होती है, जैसे डेक्सट्रिन इंजेक्शन हो गए, डेक्सट्रिन सल्फेट इंजेक्शन हो गए, डेक्सट्रोस इंजेक्शन हो गए, डेक्सट्रोस सोडियम इंजेक्शन हो गए, और हमारे फेनिन इंजेक्शन हो गए। तो इन्हें भी जो है स्टोर किया जाता है एक प्रॉपर कंडीशन के साथ। और यहाँ पे कुछ और एग्जांपल दिए हैं, तो आप जो है 2-3 आप देख लेना तो सफिशिएंट है आपके लिए। तो ये हमारे स्टोरेज कंडीशन हो गए। ड्रग स्टोर को हमने देख लिया कि ड्रग स्टोर होता क्या है, कौन कौन से मटेरियल को जो स्टोर किया जाता है, साथ में क्या है कितने टेम्परेचर पे स्टोरेज कंडीशन होती है, तो कितने टेम्परेचर पे कौन सी दवाइयों को रखा जाता है। तो जो भी टेम्परेचर कंडीशन है उसमें कौन कौन से ड्रग्स को रखा जाता है, तो उसके हिसाब से आप जो 2-2, 4-4 एग्जाम्पल आप देख लेना, इतने सफिशिएंट है, सारे के सारे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की, और अगर इस चैप्टर से कुछ आता भी है, इस यूनिट से कुछ आता है तो इसी में से आएगा, तो आप इसे आप जरूर पढ़ लेना इससे यूनिट से। बाकी आप कुछ पढ़ना या मत पढ़ना, तो ये हमारा परचेज एंड इन्वेंट्री कंट्रोल। तो जो परचेज वाला सेक्शन है इसे आप जरूर अच्छे से पढ़ लेना। अगर कुछ आता है तो पूरे चांसेज है कि वो परचेज में से ही आएंगे। बाकी इसमें जो भी चीज़ें दी हैं तो वो नॉलेज के लिए अच्छी हैं, लेकिन एग्जाम के हिसाब से इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। परचेज की हम बात करें और इन्वेंट्री कंट्रोल की हम बात करें, ठीक है। तो जो भी हमारा फार्मेसी स्टोर है, तो उसमें जो भी चीज़ हमें परचेज करनी है, कोई भी दवाई, कोई भी मटेरियल, रॉ मटेरियल, ठीक है, और जो इन्वेंट्री रहती है, तो उसको कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे चीज़ों को जो परचेज किया जाता है, क्या क्या चीज़ें जो प्रोसीजर होता है वो ध्यान में रखा जाता है, तो उसके बारे में यहाँ पे हमें चीज़ें देखनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ 5 पॉइंट की, ठीक है। तो जो भी चीज़ हम परचेज करते हैं, ठीक है, तो उसमें 5 चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। सबसे पहली होती है हमारी राइट क्वालिटी, ठीक है, कि जो भी चीज़ हम खरीद रहे हैं उसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। यानी उसके ब्रांड का नेम, उसकी ग्रेड क्या है, उसका ट्रेड नेम क्या है, उसकी फिजियोकेमिकल जो है करेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो कोई भी ड्रग खरीद रहे हैं तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं उसकी चेक करनी चाहिए, ताकि जो क्वालिटी है ड्रग की वो बेस्ट क्वालिटी हम खरीद सकें। दूसरा हमारा होता है राइट क्वांटिटी, ठीक है। तो जो भी हम ड्रग खरीद रहे हैं तो हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है, कितनी ज़्यादा हमें जो परचेजिंग उसकी करनी है, कितनी क्वांटिटी हमें चाहिए, ठीक है, और कितना हमें रॉ मटेरियल चाहिए, कितनी क्वांटिटी में हमें चाहिए। तो वो सारी की सारी चीज़ों को जो है ध्यान में रखा जाता है, ताकि जो भी हम जो है ड्रग हम खरीद रहे हैं, जो भी स्टोरेज के लिए हम जो है रॉ मटेरियल हम खरीद रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि हम ज़्यादा क्वांटिटी में खरीद लें तो हमारे पास क्या है फिर स्टोरेज ना बचे उसे प्रॉपर तरीके से स्टोर करने के लिए। इसलिए क्या है राइट क्वांटिटी खरीदना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है हमारा राइट प्राइस। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी ड्रग है हमने तो उसकी कीमत कम है लेकिन हमने ज़्यादा कीमत देके खरीद लिया, या फिर कोई अच्छी क्वालिटी का ड्रग नहीं है तो उसके लिए हमने ज़्यादा कीमत दे दी, या फिर हमने क्या है पैसे कम देने के चक्कर में हमने जो ड्रग है वो घटिया क्वालिटी का खरीद लिया। इसलिए क्या है जो प्राइस होता है तो वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। तो जो क्वालिटी होती है ड्रग की तो उसके हिसाब से हमें जो है प्राइस पे करना है, यानी जितनी अच्छी क्वालिटी उतना अच्छा प्राइस हमें पे करना है, ठीक है। तो इसके हिसाब से क्या है राइट प्राइस भी होना ज़रूरी है। राइट सोर्स की हम बात करें तो हम जो है कहाँ से खरीद रहे हैं ड्रग को, ठीक है, तो उसका सोर्स क्या है, कौन सा सप्लायर है, ठीक है, तो उसके हिसाब से हमें जो है राइट सोर्स से ही हमें जो है परचेज करना है। इसके अलावा राइट टाइम पे हमें उसे परचेज करना है। तो कोई भी जो चीज़ होती है तो वो क्या है सही टाइम पे जो परचेज करना ज़रूरी रहता है। कुछ चीज़ें होती हैं जो अननेसेसरी होती हैं तो उन्हें जो परचेज करने से बचना है। साथ में क्या है कभी जैसे इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, जैसे कोई
बाढ़ आ जाती है, कोई स्ट्राइक हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो ऐसी कोई इमरजेंसी कंडीशन रहती है तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए। और जो भी ऑर्डर रहते हैं तो उन्हें जो पहले से प्लेस कर देना चाहिए, ठीक है। तो राइट टाइम पे क्या है, राइट सोर्स से, राइट अच्छे प्राइस पे और अच्छी क्वांटिटी में और अच्छी क्वालिटी के साथ हमें जो है परचेज करना चाहिए, कोई भी इन्वेंट्री हो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बेसिक, इसके 5 जो पॉइंट हैं ये आपको ध्यान रखने हैं परचेज के अंदर। तो ये 5 पॉइंट आपको थोड़े थोड़े आपको जरूर बना के लिख देने हैं, जैसे भी आप लिखना चाहो। अब हम बात करते हैं परचेज के प्रोसीजर की, ठीक है। तो एग्जाम में जो कभी कभार प्रोसीजर पूछ लिया जाता है, बेसिकली इसमें छोटे छोटे पॉइंट आपको लिखने हैं, ज़्यादा लंबा चौड़ा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 5 नंबर में या 2 नंबर में, 3-4 नंबर में ऐसे पूछ लिया जाता है तो लिमिटेड चीज़ें लिखी जाती हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आप सबको लिखने की ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती आपको ज़्यादा लिखने की। परचेज में जो प्रोसीजर है तो सबसे पहले तो हम जो रिक्वायरमेंट है उसको हम डिटरमाइन करेंगे, ठीक है, कि हमें जो किस टाइप का जो मटेरियल है वो परचेज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये चीज़ चेक करनी है। दूसरा हमें क्या, टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो हमें जो है रिक्वायरमेंट का टाइम क्या है, यानी कब हमें ज़रूरत पड़ रही है, साथ में क्या है कितनी क्वांटिटी हमें परचेज करनी है। तो ये 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सेकंड हमारा सोर्स ऑफ सप्लाई, कि हम कहाँ से जो है सप्लाई जो है, हम जो कौन सा सोर्स है वहाँ से हम मटेरियल को जो परचेज कर रहे हैं। तो अलग अलग सोर्स होते हैं, यानी सप्लाई के अलग अलग सोर्स होते हैं। या तो मेडिकल स्टोर डेपोट होता है, या फिर क्या है डायरेक्टरेट जनरल सप्लाई, या फिर डिस्पोजल्स होते हैं। साथ में क्या है एक और होता है हमारा डायरेक्ट फ्रॉम होलसेलर्स या मैन्युफैक्चरर्स, या फिर क्या है इनवाइटिंग टेंडर्स, या फिर इमरजेंसी परचेजेस फ्रॉम लोकल मार्केट, ठीक है। तो अलग अलग चीज़ रहती है। तो जो मेडिकल स्टोर जो डिपोट है तो वो हमारे 6 हैं, ठीक है। एक हमारा मुंबई में, एक चेन्नई में, एक कलकत्ता, एक हमारा कर्नल में, एक हमारा हैदराबाद में और गुवाहाटी में, ठीक है। तो ये क्या हमारी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन रहती हैं जहाँ से हम क्या है जो है चीज़ों को जो खरीदते हैं, यानी मेडिकल स्टोर डिपोट रहते हैं जहाँ से हम मेडिकल स्टोर के लिए सामान को खरीदते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारे 6 होते हैं। दूसरा हमारा डायरेक्टरेट जनरल सप्लाईज रहता है या डिस्पोजल्स, जिसे हम DGS या फिर DAD बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या है टेंडर और प्लेस ऑर्डर, यानी हमें क्या किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो हम क्या किसी को टेंडर दे सकते हैं या फिर हम क्या ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं डायरेक्टरेट जनरल सप्लाईज या डिस्पोजल्स में, ठीक है। तो उसके बाद जैसे ही वो वेरिफिकेशन हो जाएगा, पेमेंट वगैरह कर देंगे, तो वो क्या करेंगे रिपोर्ट को जो है जनरेट करेंगे और जो भी चीज़ें हम लेना चाहते हैं तो वो सारी की सारी वहाँ से जो है प्रोसेस कर दी जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा डायरेक्ट परचेज फ्रॉम होलसेलर्स या मैन्युफैक्चरर्स। तो कोई भी चीज़ की हमें ज़रूरत है, ठीक है, तो हम डायरेक्ट जो कंपनी रहती हैं अलग अलग, यानी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रहते हैं तो वहाँ से हम सामान को खरीद सकते हैं, या होलसेलर रहते हैं वहाँ से हम चीज़ों को ले सकते हैं। या फिर क्या हम टेंडर्स को जो इन्वाइट कर सकते हैं, हम कोई टेंडर निकाल सकते हैं, वहाँ से क्या है सामान को जो हम खरीद सकते हैं। या फिर क्या है इमरजेंसी ड्रग्स हम खरीद सकते हैं, लोकल मार्केट है वहाँ से भी हम चीज़ों को खरीद सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे अलग अलग सोर्स ऑफ सप्लाई रहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है परचेज ऑर्डर। तो इसमें आपको बेसिकली थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको पढ़नी है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके समझ में ना आए, बहुत ही आसान चीज़ें हैं। जैसे ही हम क्या करते हैं कि हमने सारी जो मटेरियल, हमें क्या मटेरियल चाहिए, कितनी क्वांटिटी चाहिए, और उसके बाद हमने क्या है सोर्स ऑफ सप्लाई देख लिया कि हमें कहाँ से खरीदना है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें होने के बाद हम क्या करते हैं ऑर्डर को जो है परचेज ऑर्डर को जो है प्लेस कर देते हैं। इसके लिए हमारा जो चीफ फार्मासिस्ट रहता है तो वो क्या करता है कि जो सप्लायर होता है तो उसे जो है परचेज का ऑर्डर देता है, उसे जो है डिटेल डिस्क्रिप्शन देता है और उसकी जो स्पेसिफिकेशन है कि हमें जो क्या क्या चीज़ें खरीदनी है, कैसे उसकी पैकेजिंग होगी और क्या प्राइस होगा, कितनी क्वांटिटी होगी, तो उसके हिसाब से क्या है वो ऑर्डर को जो है प्लेस कर देता है जो चीफ फार्मासिस्ट रहता है ना। और जैसे ही जो ऑर्डर रहता है तो हमारा रिटर्न फॉर्म में रहता है और एक तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट होता है बायर और जो सप्लायर होता है उसके बीच में, ठीक है, एक तरह का लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर कॉपीज वेरीज फ्रॉम हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, ठीक है। तो जो भी परचेज ऑर्डर कॉपी रहती है तो जो हॉस्पिटल से हॉस्पिटल जो वेरी कर सकते हैं, यानी एक हॉस्पिटल में अलग तरह की जो है परचेज ऑर्डर कॉपी हो सकते हैं, दूसरे हॉस्पिटल में किसी अलग तरह की हो सकती हैं। तो ये क्या अलग अलग जो है परचेज कॉपी अलग अलग होती हैं, एक जैसी नहीं होती हैं, हर हॉस्पिटल से अलग अलग हो सकती हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि एक ओरिजिनल कॉपी होती है तो वो सप्लायर को जो है सेंड की जाती है। एक कॉपी जो है अकाउंट सेक्शन की होती है, ठीक है। इसके अलावा एक कॉपी हमें परचेज डिपार्टमेंट को सेंड करनी रहती है। एक कॉपी हमें क्या है अलग जो हमारा डिपार्टमेंट रहता है, ठीक है, उसके लिए हमें जो है सेंड करनी रहती है। फिफ्थ और जो सिक्स्थ कॉपी रहती है तो वो हमारी रिसीविंग डिपार्टमेंट को जो सेंड करनी रहती है। और सेवन्थ कॉपी हमारी हिस्ट्री कॉपी रहती है कि हम उसे जो है मेंटेन करके रखें ताकि हमें पता चल जाएगा हमने कब सामान खरीदा था। तो ये हो गया हमारा बेसिक सा प्रोसीजर। इस तरीके से हमें जो है प्रोसीजर जो फॉलो करना रहता है और चीज़ों को जो है परचेज करना रहता है हॉस्पिटल के अंदर कोई भी फार्मेसी स्टोर है उसके लिए। इस तरह का हमारा एक परचेज रिक्वेस्ट फॉर्म रहता है, इसको आप देख सकते हैं। इसकी ज़रूरत कभी नहीं पड़ती, एग्जाम में कभी नहीं पूछा है, लेकिन फिर भी आप जो है देख सकते हैं, मैं आपको जो है प्रोवाइड करा दूंगा। तो हालांकि इस तरह का फॉर्म रहता है, इसको फिल किया जाता है, रेफरेंस नंबर होता है, डेट होती है, कोड नंबर, चार्ज नंबर, परचेज ऑर्डर नंबर। तो ये सारा का सारा क्या है हमारा
परचेज रिक्वेस्ट फॉर्म रहता है। इसमें जो सारी डिटेल्स हैं वो फिल की जाती हैं। तो हमें क्या चीज़ चाहिए, क्या उसकी प्राइस पर यूनिट रहेगी, कितनी यूनिट हमें ज़रूरत है, टोटल प्राइस कितना होगा और क्वांटिटी इन हैंड रिक्वायर्ड, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों को जो इसके अंदर फिल किया जाता है और फिर जो है परचेज ऑर्डर जो है दिया जाता है। इस तरह से आपको जो इस फॉर्म को याद रखना है। बाकी एम्स वगैरह का यहाँ पे दिया हुआ है कि एम्स जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रहता है, तो उसका ये परचेज ऑर्डर है, ठीक है। तो किस तरीके से चीज़ों को परचेज किया जाता है, तो ये यहाँ पे चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। जनरल टर्म और कंडीशन इसमें पूरा का पूरा जो फॉर्म रहता है उसके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें दी रहती हैं। ये भी क्या हमारी फॉर्म के अंदर आ जाती हैं सारी की सारी चीज़ें। तो आपको इस तरीके से जो है परचेज ऑर्डर देना रहता है। और 4th नंबर पे हमारा क्या है, रिसिप्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट आता है, ठीक है। और 5th हमारा रिसिप्ट ऑफ ड्रग्स आती है, ठीक है। तो जब भी परचेज हो जाता है तो जो ड्रग्स की जो रिसिप्ट है तो वो हमें जो रिसीव हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ होगी, तो ये हमारा परचेज ऑर्डर हो गया। और सबसे लास्ट हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स टू वर्ड्स, ठीक है। तो ये आ गया हमारा। यहाँ पे मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं, तो सारी की सारी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस आप हेडिंग याद रख लेना, जो प्रोसीजर है ना, तो उसमें आप हेडिंग को याद रख लेना। बाकी आपको ज़्यादा चीज़ें आपको डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है। इन पॉइंट्स को आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, और आपको अगर एक एक दो दो पॉइंट भी आ रहे हो ना, तो वो आप लिख देना, सफिशियंट होगा। क्योंकि इसे जो बहुत कम नंबर में पूछा जाता है, 5 नंबर में बहुत ही मुश्किल है कि यूनिट 5 से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2 नंबर की एक डेफिनेशन पूछ लिया तो अलग बात है। 5 नंबर का ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ही मुश्किल हुआ तो 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 1 से 2 पेज आप आसानी से भर सकते हो। इसमें से थोड़ा थोड़ा आप कंटेंट आप पढ़ लेना, सफिशियंट होगा। आप बस हेडिंग याद रखना। हेडिंग आपको पता होगी तो आप मन से बना के भी लिख सकते हो कि हेडिंग का मतलब आपको पता है, तो आप बना के भी जो है लिख सकते हो आसान तरीके से। तो ये सारा का सारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये प्रिंटेड नोट्स हैं। तो मेरे पास थोड़ा टाइम कम है हैंड रिटन नोट्स बनाने के लिए, इसलिए मैं क्या, ये थियोरेटिकल जो प्रिंटेड नोट्स हैं ये मैं आपको दे रहा हूँ। तो इन्हें आप पढ़ लेना, सफिशिएंट है आपके लिए, ठीक है। तो परचेज में आपको जो इतना ही पढ़ना है, बस परचेज ही आपसे पूछा जा सकता है। बाकी जो है इन्वेंट्री कंट्रोल में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे। तो जो इन्वेंट्री कंट्रोल रहता है, तो ये पूरा का पूरा ड्रग स्टोर मैनेजमेंट के ऊपर बेस रहता है, ठीक है। तो जो भी हमारे ड्रग को जो है मैनेज करना, साथ में जितनी भी मशीन्स वगैरह या जो भी चीज़ें रहती है, तो वो सारी इन्वेंट्री के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। तो बेसिक जो ऑब्जेक्टिव रहता है इन्वेंट्री कंट्रोल का, तो उसको देख लो आप, ठीक है। तो ये चीज़ आप जो लिख सकते हो। बाकी आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ने की इसमें ज़रूरत नहीं है, उतना ही पढ़ना है जितना ज़रूरी है। बाकी आप नॉलेज के लिए आपके पास नोट्स हैं, तो आप आसानी से आप जो बैठ के पढ़ते रहना, सफिशिएंट टाइम जब आपके पास हो। बाकी मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ, क्योंकि थियोरेटिकल पोर्शन है, ये आप खुद पढ़ोगे तब भी समझ में आ जाएगी, मैं आपको पढ़ाऊँगा तब भी आपके समझ में आ जाएंगी। इसलिए मैं आपको ब्रीफ में पढ़ाऊँगा, ज़्यादा लॉन्ग लेक्चर में नहीं बनाऊँगा। ऑब्जेक्टिव की हम बात करें इन्वेंट्री कंट्रोल की, तो सप्लाई जो है ड्रग की सप्लाई टाइम पे होती रहे, ठीक है। तो ये इसका काम रहता है। दूसरा जो इन्वेस्टमेंट रहता है अलग अलग इन्वेंटरीज में, या फिर अलग अलग जो अलग अलग चीज़ें खरीदते हैं, तो उन सभी में जो इन्वेस्टमेंट रहता है, तो उसको जो रिड्यूस करना, ताकि जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट रहता है तो उसको हम जो इफेक्टिव बना सकें। साथ में क्या, अलग अलग एफर्ट्स लगाना, ताकि जो भी गुड्स वगैरह हैं, ठीक है, जो भी हम चीज़ें खरीद रहे हैं, उनकी अच्छी क्वालिटी जो है अच्छे प्राइस पे हम जो है अफोर्ड कर पाएँ, ठीक है। तो वो सारी की सारी चीज़ों को मैनेज करना। साथ में क्या है, जो आउट ऑफ स्टॉक जो शॉर्टेज रहती है, तो उसको जो अवॉइड करना। साथ में जो वेस्टेज होता है ड्रग्स वगैरह का, ठीक है, तो उसको भी जो है अवॉइड करना। तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव रहते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल के रहते हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ टेक्निक और देख लेनी है इन्वेंट्री कंट्रोल की, ठीक है, यानी कुछ मेथड्स हैं कि किस तरीके से इन्वेंट्री को जो कंट्रोल किया जाता है। तो यहाँ पे 4-5 मेथड हैं, तो सभी को आप पढ़ लेना थोड़ा थोड़ा। मैं आपको यहाँ पे अंडरलाइन मैंने यहाँ पे कर दी है, तो आपको उतना ही उतना पढ़ना है, ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें ABC एनालिसिस है, VD एनालिसिस है, EOQ है, इसे आप जरूर पढ़ लेना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। LED टाइम है, यानी लीड टाइम है, और फिर हमारा बफर स्टॉक है। ABC एनालिसिस में क्या है, ABC एनालिसिस किया जाता है, यानी अलग अलग तरह के कंट्रोल और एक्यूरेट रिकॉर्ड रखने के अलग अलग मेथड्स होते हैं। तो इसमें जितना मैंने अंडरलाइन किया है, आपको केवल उतना ही पढ़ना है, ज़्यादा आपको पूरा का पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही काफ़ी है। बाकी आप एग्जाम्पल्स देख लेना इसके, कुछ आप लाइन्स मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर दी हैं, उन्हें आप पढ़ लेना, आसान तरीके से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। यहाँ पे आपको कुछ और भी चीज़ें पढ़नी है, जैसे पीछे भी इसका थोड़ा सा पार्ट दिया है, तो ये 2 लाइन आपको और ऐड कर देनी है। VD एनालिसिस आता है हमारा, तो इसमें आप इसकी बेसिक डेफिनेशन देख लेना, और इसके अलावा इसमें 3 इसकी अलग अलग कैटेगरी दी है। पहली हमारी वाइटल कैटेगरी दी है, 1-2 लाइन उसमें देख लेना। एसेंशियल कैटेगरी दी है, इसमें भी मैंने अंडरलाइन कर दिया, बस आप इतना ही पढ़ लेना। बाकी हमारी डिजायरेबल कैटेगरी दी है, तो इसको आप जो है पढ़ लेना। तो जो VD हमारा एनालिसिस है, तो इसमें वाइटल कैटेगरी, एसेंशियल कैटेगरी और डिजायरेबल कैटेगरी, इसमें 3 अलग अलग कैटेगरी दी है। बेसिकली जो हमारा इन्वेंट्री कंट्रोल रहता है, तो इसमें ये सारी चीज़ों को जो देखा जाता है कि जो हमारी इन्वेंट्री है, तो उस पर हमारा जो खर्चा हो रहा है, ठीक है, जो भी हम पैसे खर्च कर रहे हैं पूरी इन्वेंट्री में, ठीक है, तो वो सही तरीके से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को जो है मैनेज करना, वो हमारे इन्वेंट्री कंट्रोल के अंदर आ जाता है।
और जो भी हमारे खर्चे हो रहे हैं उसका हमें रिटर्न मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो उसको जो एनालिसिस करने के लिए अलग अलग मेथड को यूज किया जाता है कि सही में जो हम खर्चा कर रहे हैं तो उसका हमें बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या फिर जो हमारा खर्चा है ऐसा तो नहीं है कहीं गलत जगह पे जो ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा हो। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से एनालिसिस किया जाता है। तो ये हमारे अलग अलग मेथड होते हैं, ठीक है। तो हमारा VAD एनालिसिस हो गया। नेक्स्ट हमारा EOQ आता है, तो इसको आपको जरूर पढ़ लेना है। इसमें 2-3 लाइनें मैंने अंडरलाइन कर दी हैं, बाकी इसका एक फॉर्मूला और है उसे आप जरूर पढ़ लेना। जो फॉर्मूला है हमारा ये हमारा, ठीक है। तो इसमें ये जो फॉर्मूला है वो आपको याद कर लेना है, सफिशिएंट है आपके लिए। एक लाइन आपको यहाँ पे पढ़ लेनी है, दूसरी लाइन आपको यहाँ पढ़नी है, तीसरी लाइन आपको यहाँ पढ़ लेनी है, ठीक है। तो ये हमारा EOQ हो गया, ठीक है। तो बेसिकली इस पर शॉर्ट नोट पूछ सकता है, तो शॉर्ट नोट के लिए इतना सफिशिएंट है, ठीक है। फिर हमारा इसमें एक लीड टाइम आ जाता है, इसमें भी आपको 1-2 लाइन पढ़ लेनी है, सफिशिएंट है आपके लिए। फिर हमारा बफर स्टॉक आ जाता है। इन्हें मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ क्योंकि इन्वेंट्री कंट्रोल के अलग अलग मेथड होते हैं, अलग अलग टेक्निक होती हैं, इसलिए आप इनकी 2-2 लाइन आप खुद पढ़ लेना, याद कर लेना। और बाई चांस अगर पूछ ली जाती है, बहुत ही कम चांस है, परचेज अगर पूछ लिया जाए तो पूछ लिया जाए, इन्वेंट्री कंट्रोल और वगैरह और ये सारी की सारी चीज़ों के बहुत कम चांस है, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ, ज़्यादा टाइम लेने की कोशिश नहीं कर रहा। इसलिए आप इन्हें अच्छे से पढ़ लेना, मैंने अंडरलाइन कर दिए हैं, इतना ही सफिशिएंट है, पूरा आप मत पढ़ना, ठीक है। जो मैंने अंडरलाइन किया है ऐसे आप चाहो तो आप एक पेज पे अलग से लिख लेना जो भी हेडिंग दी है, तो इतनी मेहनत आप कर लोगे तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो ये हमारे बफर स्टॉक का थोड़ा सा पार्ट और बचा है, इसमें आप कुछ पॉइंट्स और याद कर लेना, ठीक है, ये वाले, ठीक है। तो ये हमारा बफर जो स्टॉक है वो हमारा कंप्लीट हो गया, इतना आपके लिए सफिशिएंट है। ये मैंने आपको अलग अलग टेक्निक्स बता दी हैं इन्वेंट्री कंट्रोल की। तो अगर इन्वेंट्री कंट्रोल या परचेज, इनमें से ये 2 चीज़ों में से कोई ना कोई चीज़ पूछी जा सकती है, लेकिन ज़्यादातर जो चांस हैं वो हमारे परचेज के हैं, इन्वेंट्री कंट्रोल के थोड़े से हमारे जो चांस है वो कम है, ठीक है। तो आपको परचेज जरूर पढ़ लेना है। इसके अलावा इन्वेंट्री कंट्रोल में आप जो अलग अलग टेक्निक्स मैंने दिए हैं तो उनके आप फुल फॉर्म वगैरह देख लेना, बाकी उनके कुछ पॉइंट देख लेना, इतना सफिशिएंट है आपके लिए, आपको इतना ही लिखना है। और बाकी इसमें एक हमारा मॉडर्न कंप्यूटराइजेशन जो इन्वेंट्री कंट्रोल दिया है, तो ये आपको नहीं पढ़ना है, ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको बिल्कुल मत पढ़ना। जो मैंने आपको पढ़ा दिया है उसको आप पढ़ लेना बस, ठीक है। तो इसको आप छोड़ो, बाकी इसमें अभी और भी कुछ चीज़ें बची हुई हैं इस यूनिट में हमारी, तो अगर एक ही वीडियो में कवर करूँगा तो जो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, मैं भी बोर हो जाऊँगा, सही से नहीं समझा पाऊँगा। इसलिए क्या है, नेक्स्ट वीडियो में हम और भी चीज़ों को कवर करेंगे, जैसे हमारा इन्वेस्टिगेशनल यूज ऑफ ड्रग्स, एक हमारा ये टॉपिक रह गया है। बाकी हमारे जो क्लिनिकल रिजल्ट्स रहते हैं तो उनको किस तरीके से इंटरप्रिटेशन उनका किया जाता है, तो इस चीज़ को हम पढ़ेंगे। तो 2 टॉपिक अभी हमारे बचे हुए हैं जो थोड़े बड़े हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है नॉलेज के हिसाब से, एग्जाम के पर्पज़ से वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे सेकंड पार्ट में। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आपको इसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़नी है, शॉर्ट में पढ़ना है क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें से नहीं पूछा जाता है। परचेज आप जरूर पढ़ लेना, वो इंपॉर्टेंट है। बाकी आप डेफिनेशन याद कर लेना कि ड्रग स्टोर क्या होता है, इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है, ठीक है। बाकी ऑब्जेक्टिव्स वगैरह क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें आप बेसिक पढ़ लेना, तो यूनिट 5 है आपके लिए इतनी सफिशिएंट है। तो ये नोट्स हैं जो मैंने अंडरलाइन कर दिया, उसको ही आप पढ़ लेना, सफिशिएंट है आपके लिए। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट के साथ, और इस यूनिट को हम अगले पार्ट में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।